आपका स्वागत है। आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को स्किप किए बिना आप इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें यूपी सब इंस्पेक्टर और यूपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के सारे प्रश्न जो भारतीय इतिहास से संबंधित हैं, जीके के, इसमें शामिल किया गया है। और वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और उसको शेयर करिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के अपडेट जानने के लिए, इसी तरह के प्रश्नोत्तर को जानने के लिए, इसी तरह की श्रृंखला को जानने के लिए आप हमारे चैनल हिस्ट्री वाला को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए ही। प्रश्नों को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का प्रश्न पहला है, निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था? इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में आपको उलझा देते हैं। जो 1906 में शुरू हुई थी, युगांतर पार्टी जो 1906 में शुरू हुई थी, तो दादा भाई नौरोजी जो इसके सदस्य नहीं थे। बाकी अमरेंद्र चंद्र चटर्जी, अरविंद घोष और सूर्य सेन, ये सारे लोग इसके सदस्य थे। बाकी दादा भाई नौरोजी संबंधित इससे नहीं थे। यह क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 22 दिसंबर 2017 को यूपीएसआई बैच 2017 में पूछा गया है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। युगांतर पार्टी स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र सशस्त्र आंदोलन करने वाला एक गुप्त संगठन था। अनुशीलन समिति के साथ मतभेद के कारण 1906 ईस्वी में युगांतर पार्टी की स्थापना हुई थी। अरविंद घोष, बारिंद्र घोष, अमरेंद्र चटर्जी, सूर्य सेन, भूपेंद्र नाथ इस पार्टी के सदस्य थे। दादा भाई नौरोजी युगांतर पार्टी के सदस्य नहीं थे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन, जिसको तेभागा आंदोलन भी कहा जाता है, शुरू किया गया था? तो यह बंगाल में किया गया था। यह भी प्रश्न देख सकते हैं आप 22 दिसंबर 2017 के यूपीएसआई बैच 3 में यह प्रश्न पूछा गया है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तेभागा आंदोलन जो है 1946-47 में किसान सभा यानी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का किसान मोर्चा द्वारा बंगाल में शुरू किया गया था। यह भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का किसान मोर्चा था और यह बंगाल में शुरू किया गया था 1946 और 47 में। ठीक ना। इसके बाद आप देखेंगे अगला, इस आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं को देख लेते हैं, जिसमें किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के आधार पर, किस कमीशन के आधार पर? फ्लाइड कमीशन के अनुरूप ही लगान की दर घटाकर 1/3 के लिए संघर्ष किया था, 1/3। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। यह महत्वपूर्ण है। किसके विरुद्ध था? जोतदारों का के विरुद्ध बटाईदारों का। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता कंपाराम सिंह थे, ये इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। भवन सिंह है और बंगाल के 28 में से लगभग 15 जिलों में यह फैला हुआ था, विशेषकर उत्तरी और तटवर्ती सुंदर वन क्षेत्रों में। सुंदरवन जो भारत का और विश्व का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा है, वहाँ पे यह क्षेत्र में फैला हुआ था। किसान सभा के आह्वान पर लड़े गए इस आंदोलन में लगभग 50 लाख किसानों ने भाग लिया था। इसे खेतिहर मजदूरों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ था। यह इसकी व्याख्या भी बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि इसी से संबंधित प्रश्न आपके आने वाले यूपीएसआई और यूपी कांस्टेबल परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। इसका आप ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है, निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन थे? क्या वो पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड कैप्स थे, एबी अलेक्जेंडर थे? इनमें से कौन थे? तो इसमें देखिए आप, इसमें से ये दिया है पी, यानी कि PQR, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ये तीनों लोग इसके सदस्य थे। और यह भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। 21 दिसंबर 2017 की परीक्षा में यह पूछा गया यूपीएसआई बैच के। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली ने कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया था। तो यह कैबिनेट मिशन जो है जुलाई 1946 में इसका गठन किया गया था। इसके सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। देखिए यही महत्वपूर्ण है, यही पूछता है बार बार कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर इसके सदस्य थे। अगला प्रश्न
अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? क्या वो 13 अप्रैल 1919 को, 17 अक्टूबर 1919 को, या 23 नवंबर 1919 या 7 मई 1919 को? तो यह 17 अक्टूबर 1919 को यह खिलाफत दिवस मनाया गया था। और 13 अप्रैल 1919 को जो है यह जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। 13 अप्रैल 1919। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और उससे पहले इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। भारत में मुख्य रूप से मुसलमानों द्वारा चलाया गया यह एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। वर्ष 1924 में मुस्तफा कमाल के खलीफा पद के समाप्त किए जाने के बाद यह अपने आप समाप्त हो गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, इंडियन नेशनल आर्मी INA मुकदमे जो के रूप में यहाँ खाली है, लोकप्रिय हुए नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच में। INA के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। तो यह लाल किला मुकदमे के नाम से जाना जाता है। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी INA मुकदमे जो लाल किला के रूप में भी लोकप्रिय है, 1945-46 में INA के कई अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। इसमें कांग्रेस द्वारा आज़ाद हिंद बचाओ समिति का गठन भी किया गया था। उसका नेतृत्व भोलाभाई देसाई है ये, जिसमें कर्नल प्रेम सागल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन तथा मेजर शाहनवाज खां संयुक्त रूप से इन पर जो है संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया था। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है आपका, अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया? क्या वो 26 जनवरी 1930 था, या 26 जनवरी 1950, 19 दिसंबर 1929 या 15 अगस्त 1947? तो यह आपका 26 जनवरी 1930 ईस्वी को यह स्वतंत्रता की तारीख, स्वतंत्रता दिवस की तारीख घोषित की गई थी। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली 31 दिसंबर 1929 की लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है कि कराची अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? जवाहरलाल नेहरू के। कहाँ पे हुआ था? लाहौर में। और इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का भी संकल्प किया गया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर के जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 के कराची अधिवेशन में, तथा उस वर्ष से प्रति वर्ष जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा था। किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? तो क्या फ्रांस से लेने गए थे, चीन से लेने गए थे, जर्मनी से या अमेरिका से? तो यह मदद लेने जो गए थे जर्मनी से गए थे लेने। भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस अग्रणी क्रांतिकारी थे। भारत की स्वतंत्रता हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए बोस 1941 में जर्मनी पहुंचे। वहां जर्मन मंत्रालय की सहायता से उन्होंने द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने जापान की भी सहायता ली थी। उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भगत सिंह और उनके मित्रों को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? तो ये सेंट्रल असेंबली बम कांड के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भगत सिंह और उनके मित्रों को सेंट्रल असेंबली बम कांड के मामले में गिरफ्तार किया गया। वर्ष 1929 में 8 अप्रैल को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। बम फेंकने के बाद उन्होंने गिरफ्तारी दी और उनके खिलाफ मुकदमा 6 जून 1929 को दिल्ली के सेशन जज के लियोनार्ड मिडिल्टन की अदालत में चला। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी दे दी गई थी।
भारतीय स्वतंत्रता के लिए बर्लिन समिति किस योजना के तहत स्थापित की गई थी? तो यह जिम्बरमैन योजना के अंतर्गत यह कमेटी स्थापित की गई थी। यह बर्लिन समिति 1915 में जिम्बरमैन योजना के तहत स्थापित की गई। इसका आयोजन वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्र नाथ लाला हरदयाल और जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से किया गया था, जिसका उद्देश्य जो था विदेशों में चल रहे भारतीयों को भारत जाकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालन करने हेतु प्रेरित करना था, हथियारों की आपूर्ति करना सुनिश्चित और किसी तरह भारत को उपनिवेशी शासन से मुक्ति दिलाना था। यह क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगा लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसको पूछता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता है? तो यह फेमस क्वेश्चन है। सूर्यसेन को जाना जाता है और इन्हें सूर्यसेन के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म जो है सूर्यसेन जी को 23 दिसंबर 1923 को चटगांव में असम बंगाल रेलवे के ट्रेजरी ऑफिस को लूटने एवं चटगांव आर्मरी रेड की सफलता के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। ये चटगांव के नेशनल हाई स्कूल में उच्च स्नातक शिक्षक के रूप में कार्यरत थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देख, जितने भी प्रश्न शामिल किए गए हैं सब महत्वपूर्ण है, आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, इसकी व्याख्या भी देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। सत्याग्रही के रूप में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति और कौन थे? उन्होंने भूदान आंदोलन की भी नींव रखी थी। तो भूदान, जैसे ही भूदान आंदोलन का नाम आए आप विनोबा भावे बिना किसी सोचे या बिना किसी संकोच के इसको विनोबा भावे टिक कर देंगे। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा सन 1940 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत प्रथम सत्याग्रह यह भी पूछता है के रूप में विनोबा भावे को चुना गया था। यह भी पूछता है कि दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में आरंभ किया गया एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। इसके तहत भूमि का पुनर्वितरण सिर्फ सरकारी कानूनों के जरिए ही नहीं बल्कि आंदोलनों के माध्यम से भी किया जाने लगा। इसका एक अन्य उद्देश्य अहिंसात्मक तरीके से देश में सामाजिक परिवर्तन लाना था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। दिए गए विकल्पों में से कौन भारत के लिए 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? अभी यह क्वेश्चन देखिए रिपीटेड हो गया है, उसको घुमा के पूछा है। कौन नहीं थे? तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, एवी अलेक्जेंडर भी थे, सर स्टेफोर्ड किस थे, मगर जॉन बैप्टिस्टा नहीं थे। यह आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, क्योंकि यह क्वेश्चन बार बार आप देख रहे हैं रिपीट कर रहा है। चलिए इसकी व्याख्या देख चुके हैं आप पहले भी, तो एक बार और देख लेते हैं इसकी व्याख्या। जॉन बैप्टिस्टा भारत के लिए 1946 के यूनाइटेड कैबिनेट के रूप में नहीं थे। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य सर पैथिक लॉरेंस, यह क्या थे? भारत सचिव। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे और एवी अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। इस तरह का भी क्वेश्चन पूछता है कि एवी अलेक्जेंडर जो थे वो क्या थे? नौसेना, और पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। इसके बाद स्टेफोर्ड क्रिप्स किस पद पे थे? तो व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में। अब इसका उद्देश्य क्या था? तो संविधान निर्माण के तरीकों पर आम सहमति के लिए ब्रिटिश का भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों और भारतीय राज्यों से बातचीत करना, संविधान निर्मात्री सभा का गठन करना और देश के मुख्य दलों की मदद से कार्यकारिणी परिषद का गठन करना। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। निम्न व्यक्तियों में से किसने 17 नवंबर 1932 को लंदन में आयोजित तीसरे गोलमेज सम्मेलन में मुस्लिमों के लिए भारत भूमि से विशेष रूप से अलग से किए गए नए भूमि के हिस्से का नाम पाकिस्तान प्रस्तावित किया था? देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोलमेज सम्मेलन, तीसरे गोलमेज सम्मेलन में इसकी बात की गई थी। तो यह चौधरी रहमत अली थे, न कि मोहम्मद इकबाल, न जिन्ना, न अब्दुल कलाम आजाद। यह चौधरी रहमत अली थे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या वही है, क्योंकि चौधरी रहमत अली नाम का एक मुस्लिम जो था, यह वर्ष 1932 से लेकर 35 तक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इंग्लैंड में पढ़ने वाले थे और इन्होंने
छात्र के रूप में, एक मुस्लिम छात्र के रूप में परिचय जारी कर पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग की। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दक्षिण भारत में मालाबार क्षेत्र में किस वर्ष मोपला विद्रोह हुआ था? तो क्या 1919 में हुआ था, क्या 1909 में हुआ था, 1921 में या 1934 में? यह 1921 में हुआ था। ये इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, नेतृत्वकर्ता पूछ देगा, अली मुसलियार खां थे। भारत के केरल राज्य में मोपला मुसलमानों के द्वारा सन 1921 में स्थानीय जमींदारों एवं ब्रितानियों के विरुद्ध किया गया यह विद्रोह मोपला विद्रोह कहलाता है। तो इससे कई तरह के प्रश्न बनेंगे। यह कहाँ हुआ था यह विद्रोह? तो यह केरल में हुआ था। इसका नेतृत्व कौन किया था? अली मुसलियार खान ने। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। किस क्षेत्र में हुआ था? मालाबार क्षेत्र के में हुआ था। मोपला विद्रोह इसलिए सांप्रदायिक हो गया क्योंकि केरल के मालाबार तट पर 1836 से 1922 तक सभी जागीरदार या भूस्वामी हिंदू थे। इस बात को इम्पोर्टेंट देख लीजिएगा कि जो वहाँ के जमींदार थे या भूस्वामी थे, कौन थे? हिंदू थे। अधिकांश काश्तकार मुस्लिम थे जिन्हें मोपला कहा जाता था। मुस्लिम काश्तकारों को क्या कहा जाता था? मोपला। मोपला लोग केरल के मालाबार क्षेत्र में रहने वाले इस्लाम धर्म में धर्मांतरित अरबी और मलयाली मुसलमान थे। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 1961 में गोवा दमन द्वीप के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने कौन सी योजना चलाई थी? नामक योजना को अपनाया और उन नगरों को भारत में शामिल किया। तो यह ऑपरेशन विजय था। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1961 में गोवा दमन द्वीप के पुर्तगाली उपनिवेशों को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय योजना को अपनाया और 19 दिसंबर देश के इतिहास में वह तारीख है जिस दिन भारतीय सेना ने गोवा दमन द्वीप के करीब 450 साल के पुर्तगाली साम्राज्य से आज़ाद करवाया था। और 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा में ऑपरेशन विजय की शुरुआत की थी और 19 दिसंबर को पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। भारत सरकार की बार बार आज़ादी की मांग के बावजूद पुर्तगाली शासन इन इलाकों को आज़ाद करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए इस ऑपरेशन विजय को शुरू किया गया था और इस तरह गोवा आज़ाद हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था। ये यहाँ पूछ रहा है कि क्या था वो, जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। क्या वो अगस्त प्रस्ताव था या कैबिनेट मिशन योजना या चर्चिल वोट या क्रिप्स मिशन योजना? इनमें से क्या था? ये आपका जो था इसमें से वो अगस्त प्रस्ताव था, अगस्त ऑफर। ब्रिटिश, इसकी व्याख्या देखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के माध्यम से 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे अगस्त प्रस्ताव कहते हैं। अगस्त प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 8 अगस्त 1940 को। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। यह 3 प्रश्न यहाँ से बने। अगस्त प्रस्ताव 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया एक ऐसा प्रस्ताव था जिसमें अधिक से अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए वायसराय के कार्यकारिणी परिषद के विस्तार का और स्वयं के संविधान तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार को मान्यता देने का वादा किया गया था। अगस्त प्रस्ताव के निम्न प्रावधान क्या थे? तो सबसे पहला, भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का मुख्य लक्ष्य था। अगला देखेंगे, भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार, युद्ध के पश्चात संविधान सभा गठन जिसमें मुख्यतः भारतीय अपने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक धारणाओं के अनुरूप संविधान के निर्माण की रूपरेखा सुनिश्चित करेंगे। अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया गया कि सरकार ऐसी किसी संस्था को प्रशासन को नहीं सौंपेगी जिसके विरुद्ध सशक्त मत हो। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब भारत सरकार अधिनियम 1935
अधिनियमित किया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेंगे आप। तो उस समय लॉर्ड विलिंगटन थे। और इसकी व्याख्या देखेंगे बस थोड़ा सा। लॉर्ड विलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 36 ईस्वी तक था और इनके समय में ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में सम्मेलन हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, बल्कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में इसने भाग लिया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, कौन से दो व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज सस्टम के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंटबेटन जो है यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। इसकी व्याख्या देख लेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 तक हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। भारतीय, देखिए यहाँ पे ये कंफ्यूजन पूछता है, अगर भारतीय पूछेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम, तब चक्रवर्ती राजा राजगोपालाचारी होंगे, अन्यथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर पूछेगा तो लॉर्ड माउंटबेटन। और इन्होंने किंग जॉर्ज सस्टम के प्रतिनिधि के रूप में 1947 से 50 के बीच में भारत के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा में मामला 1929 दायर किया गया था? तो यह बटुकेश्वर दत्त के खिलाफ किया गया था। देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा आप। और इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका, जिसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि अपने उद्देश्य को सरकार एवं जनता तक पहुंचाना था। बम फेंकते समय भगत सिंह ने पहली बार इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। ये भी पूछेगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। कब दिया था? तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंकते समय। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? तो यह अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1858 था। व्याख्या में इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेंगे। इस अधिनियम के तहत 1500 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया और इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया था। यह इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के वायसराय कर दिया गया था और अंततः कंपनी का शासन का अंत भी हो गया था इस अधिनियम द्वारा। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में किया गया था। वायसराय लॉर्ड कैनिंग के काल में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय में 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार 1774 में स्थापित उच्चतम न्यायालय और सदर अदालत को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास और बंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1953 से 67 के मध्य जब सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और निजी भूमि में किसानों ने प्रवेश करने के लिए जिन पर भूमि के मालिकों का अधिकार था, जो स्वयं कृषि करने के लिए रुचि नहीं रखते थे और जो भोजन के लिए फसलों को उगाते थे, वह आंदोलन कौन सा था? देखिए इसको मैं बार बार बता रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भूदान आंदोलन था जो विनोबा भावे द्वारा सन 1951 में शुरू किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप देख लीजिएगा। व्याख्या देख लेते हैं। संत विनोबा भावे द्वारा 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत की गई थी और यह स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। 18 अप्रैल 1951 को आचार्य विनोबा भावे को जमीन का पहला दान तेलंगाना क्षेत्र में